बड़ी खबर आपको बताएंगे। लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ है। आपको बता दें, अंडमान निकोबार में मिसाइल का ये टेस्ट हुआ है। लंबी दूरी के टारगेट को जो सटीकता से तबाह कर सकता है। चिड़िया टापू मुंडा पहाड़ तट के बीच में ये परीक्षण हुआ। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने ये जानकारी दी है। जी देखिए, सेना की पूर्वी कमान ने अंडमान निकोबार द्वीप से लंबी दूरी की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। इसके जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति सुरक्षा के लिए एक मजबूत ताकत के रूप में क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर आसमान में गर्जना आपको सुनाई देगी। लंबी दूरी के टारगेट को सटीक तरह से कैसे तबाह किया जा सकता है, ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। ब्रह्मोस मिसाइल ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपरी ऊंची उड़ान भरते हुए एक बार फिर अपनी अद्वितीय शक्ति को साबित कर दिया। मिसाइल ने टारगेट पर सटीक निशाना साधा। देखिए, 29 मार्च को किए गए प्रशिक्षण में अंडमान निकोबार द्वीप ने नो फ्लाई जोन भी घोषित किया था, नो फ्लाई जोन घोषित किया गया था। और विस्तारित रेंज वाली ब्रह्मोस 450 किलोमीटर तक टारगेट को भेज सकती है। सेना ने बताया कि राइजिंग सन मिसाइल विशेषज्ञों ने अपनी लंबी दूरी की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इसके लिए एक अन्य द्वीप पर लक्ष्य रखा गया था, जिसे मिसाइल ने 90 डिग्री मुड़कर सटीक निशाना बनाया। अगली खबर बिहार से। बिहार में पप्पू यादव पूर्णिया सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव, ये जानकारी मिल रही है। पप्पू यादव 4 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, पर्चा भरेंगे। पहले 2 अप्रैल को करने वाले थे नामांकन, लेकिन अब उसको 2 दिन एक्सटेंड करके 4 अप्रैल की तारीख सामने आई। आपको बता दें कि कांग्रेस के झंडे के साथ में चुनाव लड़ूंगा और पूर्णिया से ही लड़ूंगा। पप्पू यादव ने इस बात का ऐलान किया था। फिलहाल पूर्णिया को लेकर इससे पहले भी कई सारे बयान वो दे चुके हैं चुनावों को लेकर कि मैं पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा। पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी जनाधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। उन्हें पूर्णिया से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लालू यादव ने यह सीट कांग्रेस के लिए ना छोड़ते हुए अपने पास रख ली थी और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए जेडीयू से राजद में आई बीमा भारती को यहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया था। फिलहाल 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। अस्मित सिन्हा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अस्मित, 4 अप्रैल की तारीख रखी गई है। पप्पू यादव पूर्णिया को लेकर पहले भी कई बयान दे चुके हैं। ऐसे में 2 अप्रैल से 4 अप्रैल करने का पहले तो जानना चाहूंगी, क्या कुछ कारण? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पप्पू यादव लगातार ये शुरू से कहते आ रहे हैं कि पूर्णिया उनकी जो है कर्मभूमि रही है और वो वहां से चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। पहले उनके निजी सचिव के द्वारा ये कहा गया था कि 2 अप्रैल को नामांकन करेंगे पप्पू यादव, वहां से फ्रेंडली फाइट वहां देखा जाएगा। लेकिन अचानक से जो है उनका कार्यक्रम थोड़ा जो नामांकन की तिथि है उसको बदल दी गई है। कुछ कारण बताया गया। फिलहाल वो कारण मीडिया में नहीं बताएंगे कि आखिर क्या कारण था पप्पू यादव का, लेकिन ये कहा गया कि कुछ पर्सनल कारण के चलते ही वो जो 2 तारीख का जो नॉमिनेशन था उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया। हालांकि ये कंफर्म है कि पप्पू यादव नामांकन 4 अप्रैल को करने जा रहे हैं और किसी भी कीमत पर पूर्णिया सीट वो नहीं छोड़ेंगे। ये एकदम तय माना जा रहा है, क्योंकि पप्पू यादव ने जो बयान दिए थे 2 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि वो आत्महत्या करना मंजूर है उन्हें, लेकिन वो पूर्णिया सीट नहीं छोड़ने वाले। आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती लगातार भी कह रही है पप्पू यादव के ऊपर कि वो बड़े भाई की तरह है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें आरजेडी को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हम सब महागठबंधन में एक साथ इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने बिल्कुल मन बनाया है कि वो वहां से लड़ेंगे। और देखिए साक्षी, क्योंकि 2 बार वहां से सांसद भी रहे हैं पप्पू यादव और उन्होंने 3 साल से पूर्णिया के लोगों के लिए वहां काम किया है। लगातार वो पूर्णिया में रहे, वहां एक परिवार से मुलाकात की और ये कहा कि देखिए, एक बार फिर से जब वो सांसद बनेंगे तो वो जनता के बीच ही रहेंगे। और ये कहा जा रहा है कि अगर पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ते हैं तो बिल्कुल टक्कर देंगे वो बीमा भारती को, क्योंकि उनकी वहां पकड़ रही है। बिल्कुल। देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया से नामांकन करेंगे। हालांकि देखिए, अब आगे आने वाली तस्वीरें क्या होती है, देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसमें। और देखिए, आगे बढ़ते अटलांटा में पीएम मोदी के समर्थन में रैली। बीजेपी के प्रवासी समर्थकों ने कार रैली निकाली। रैली में 150 से ज्यादा कारों ने भाग लिया। सभी कारें बीजेपी और भारतीय झंडों से सजी हुई नजर आई हैं। अब की बार 400 पार, मैं हूं मोदी का परिवार की तख्तियां लेकर लोग आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आए। तो गाड़ियां फिलहाल आपको नजर आ रही है, जिसमें आपको पोस्टर्स नजर आएंगे। लोगों के हाथों में गाड़ी के ऊपर पोस्टर्स भी हैं। 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है। गाड़ियों में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा,
भी लगा हुआ है और कुछ लोगों के हाथ पे भी आपको नजर आएगा भगवा रंग का पटका पहना हुआ है लोगों ने। और इस बाबत आप देख सकते हैं कि विक्ट्री का साइन दिखाते हुए भी ये लोग नजर आ रहे हैं कि अब की बार जीत की हैट्रिक में फिर से प्रधानमंत्री मोदी लगाने वाले हैं, जिसका जिक्र बार बार पीएम मोदी सरकार और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या फिर यूं कहें कि मंत्री भी करते हैं और कहते हैं कि अब की बार जीत की हैट्रिक का पीएम मोदी लगाएंगे, फिर से मोदी सरकार बनेंगे। और फिलहाल जितने भी लोग आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, एक तो गाड़ियां पूरी तरह से सजी हुई नजर आई भारतीय जनता पार्टी के झंडों से और इसके अलावा पोस्टर्स ये जिसमें कि 400 पार का नारा लिखा हुआ है। और सभी लोग गाड़ियों से जैसे ही बाहर निकले, क्योंकि रैली पहले निकली और रैली के बाद जब यहाँ पर तस्वीर वीडियो बनाई जा रही थी तो उस बाबत आप देख सकते हैं लोगों ने विक्ट्री का साइन दिखाया। मेरे ख्याल में अपनी अपनी बातें फिलहाल कहते हुए ये लोग इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 150 से ज्यादा कारों ने इस रैली में फिलहाल भाग लिया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते चले, एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे। 19 केजी का एलपीजी सिलेंडर 32 रुपए तक का सस्ता हो गया है। दिल्ली में 30.50 रुपए कम होकर अब 1764.50 रुपए। और कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 32 रुपए कम हुए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर 1879 रुपए का मिलेगा और मुंबई में सिलेंडर की कीमत 31.50 रुपए की कटौती की गई है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1717.50 रुपए, चेन्नई में 30.50 रुपए की कमी और अब 1930 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम हुए। एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर गैस के दाम कम हुए। 19 केजी का एलपीजी सिलेंडर 32 रुपए तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में 30 रुपए 50 पैसे कम होकर अब 1764.50 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 32 रुपए कम हुए और अब कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर 1879 रुपए में मिलेगा। मुंबई की अगर बात करें तो यहां सिलेंडर की कीमत में 31.50 रुपए की कटौती की गई है और मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में अब 1717 रुपए हो गए हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर जो है ख़त्म हो चुका है और नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन बहुत सारे बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा असर हम सभी की जेबों पर पड़ने वाला है। और नज़र क्योंकि हर बार रहती है सिलेंडर के दामों में कि क्या बढ़ते हैं या घटते हैं। ये फिलहाल आज ये जो खबर सुबह सुबह के समय हम आपको बता रहे हैं राहत देने वाली है। और दिल्ली में दाम कितना हुआ कम होकर, कलकत्ता में दाम कितना हुआ है, कितने रुपए कम हुए हैं और कम होने के बाद इस वक्त सिलेंडर के दाम कितने हैं, ये इस वक्त भारत24 फिलहाल आपको बता रहा है। यानी कि बड़ी राहत फिलहाल यहाँ पर लोगों को मिलते हुए नजर आ रही है। फर्स्ट फेज के इलेक्शन अब बहुत नजदीक है और लगातार हम देख रहे हैं कि तैयारियां सभी दल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आम जनता को ये बड़ी राहत मिलते हुए नजर आ रही है, जिसमें 30 रुपए 50 पैसे के दाम घटे हैं। दिल्ली में 32 रुपए के आसपास कलकत्ता में दाम घटे हैं। सिलेंडर की कीमत अब 31 रुपए 50 पैसे जो है वो कम हुई है। मुंबई की बात फिलहाल कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे सीएम योगी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। 3 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर, हाथरस, नोएडा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन दरअसल है जिसमें शामिल होंगे। सुबह 11:35 पर सेवा सदन आगरा रोड पर कार्यक्रम होगा। हाथरस जनपद से बुलंदशहर के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। दोपहर 1:40 पर निकुंज हॉल नुमाइश मैदान में पहुंचेंगे सीएम योगी। इसके अलावा बुलंदशहर जिले से ग्रेटर नोएडा के लिए फिर रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3:40 पर नोएडा में जो प्रबुद्ध सम्मेलन उसमें शामिल होते हुए आपको सीएम योगी नजर आएंगे। तो आज का दिन बेहद खास है। आज सीएम योगी प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे। तो देखिए, इस दौरान चुनाव प्रचार यहां पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलनों में आज हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के तहत ये कार्यक्रम, ये सम्मेलन रखे गए हैं। क्या कुछ उनके द्वारा कहा जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण। लगातार नजरें हमारी इस पूरे कार्यक्रम के ऊपर बनी हुई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनावों से संबंधित ये खबर, कांग्रेस के स्टार प्रचारक की घोषणा कर दी गई। उत्तर प्रदेश के लिए 40 स्टार प्रचारकों की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। इसमें तमाम नेताओं के नाम शामिल है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे का
नाम भी शामिल है। लिस्ट में राज बब्बर, अजय राय समेत कुल 40 नाम शामिल है। उन 40 नाम आप देख भी सकते हैं, वो लिस्ट भी हमने आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या कुछ उनमें नाम है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाली गई है, जहां पर बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारक घोषित कर दिए हैं। उसमें राहुल गांधी, सोनिया और खरगे का नाम शामिल है। कांग्रेस के द्वारा जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट दी गई है, बिल्कुल साक्षी, जो लिस्ट जारी की गई है इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इसके अलावा डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, ये तमाम वो नाम हैं जो कि इसमें शामिल किए गए हैं। ये लिस्ट भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इसके अलावा सलमान खुर्शीद, अजय रॉय, डीके शिव कुमार, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, हरीश रावत, ये ऐसे कुल 40 नाम हैं जो कि निकाले गए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए स्टार प्रचारक घोषित कर दिए गए, राजस्थान के लिए और महाराष्ट्र के लिए भी स्टार प्रचारकों की घोषणा हो गई है। आगे बढ़ते कांग्रेस ने 21 जिला और शहर अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। राजनीतिक मामलों की समिति में 8 और अधिकारियों का नाम शामिल किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिलहाल मंजूरी दे दी है। विनीत त्यागी गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष बनाए गए। फिर दीपक भाटी की बात करें तो चोटीवाला गौतम बुद्ध नगर जिला अध्यक्ष उनको बनाया गया। संदीप राणा को सहारनपुर जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ये इस वक्त लंबी फहरिस्त है। 21 जिला और शहर के अध्यक्ष जो घोषित किए गए हैं। राजनीतिक मामलों की समिति में 8 और अधिकारियों का नाम शामिल किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिलहाल मंजूरी दे दी है। मीटिंग, एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें फैसला किया गया। गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष कौन बने आपको लगातार बता रहे। गौतम बुद्ध नगर जिला अध्यक्ष दीपक भाटी को फिलहाल जिम्मेदारी सौंपी गई। सहारनपुर जिला अध्यक्ष संदीप राणा को फिलहाल बनाया गया है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बारामती सीट की अगर यहां पर बात करें तो सुप्रिया सुले का बीजेपी पर यहां पर बड़ा हमला। शरद पवार को खत्म करना चाहती है बीजेपी, ये सुप्रिया सुले का स्टेटमेंट आपको बता रहे। मेरे खिलाफ भाभी सुनेत्रा को उतारना उनकी चाल है और मेरी मां जैसी है सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुले का ये स्टेटमेंट आपको बता रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखिए तमाम पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में है। तो बारामती सीट की अगर बात करें तो यहां पर शरद पवार को खत्म करना चाहती है बीजेपी, ये स्टेटमेंट सुप्रिया सुले की तरफ से। मेरे खिलाफ भाभी को उतारना ये उनका एक चुनावी चाल है। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। चुनाव को लेकर वायरल दावों का सच। सोशल मीडिया पर कई भ्रामक जो वादे हैं, जो दावे हैं वो वायरल हो रहे हैं। ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोट डालने का जो एक दावा भी किया जा रहा है। वोट न डालने पर अकाउंट से 350 रुपए कटने का दावा भी किया जा रहा है। चुनाव आयोग के नाम पर झूठे पोस्ट किए जा रहे हैं जो कि जमकर वायरल है। इलेक्शन कमीशन के नाम पर ऐसे झूठे दावों से बचें, ये अपील की जा रही है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और ऐसे में कोई भी अफवाह हो बहुत जल्दी वो जोर पकड़ लेती है और ऐसे में लोग भ्रमित इससे हो जाते हैं। जो चुनावी कई ऐसे दावे हैं जिनका सच अब सामने आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से ये दावा भी किया जा रहा है कि अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपके अकाउंट से 350 रुपए कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जबरन में अफवाहें ऐसी फैलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर कई भ्रामक ऐसे और भी दावे हैं जो वायरल हो रहे हैं। एक दावा यह भी है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग होगी, ऐसा भी नहीं है। तो ये तमाम जो अफवाहें उनसे बचने की सलाह लगातार दी जा रही है। बिल्कुल, और आपको भी सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे जो पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं उनसे बचना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जानकारी दी गई है किस तरीके से वोटिंग होगी, क्या कुछ रूल्स रेगुलेशन है और उन्हीं को फॉलो किया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस से जुड़ी खबर, क्योंकि कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी। टिहरी के रायंका लमगांव में जनसभा को उनके द्वारा संबोधित किया जा रहा था। इस दौरान धामी ने कई सारी अहम बातें कही। उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के 3 यार हैं, तुष्टीकरण, काली कमाई और भ्रष्टाचार। माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए जनता से वोट भी मांगे। और देखिए खुद वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। दैनिक जागरण में भी इस खबर को कवर किया गया, लिखा गया कि कांग्रेस पर जमकर बरसे धामी। उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के 3 यार, तुष्टीकरण, काली कमाई और भ्रष्टाचार। मंडी में आपको बता दें कि मंडी मैदान, सहिया और टिहरी के रोइंका गांव में जनसभा को संबोधित उनके द्वारा किया गया। इस बीच टिहरी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए जनता से वोट भी उन्होंने मांगे। साथ साथ कई अहम बातें कही। उन्होंने कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश का प्रधानमंत्री बनाने का मन बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भाजपा प्रत्याशी ने सांसद के तौर पर क्षेत्र के अनेक विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। ऐसी तमाम बातों का जिक्र पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो कि ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। आज
देखिए, हाथरस, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में कार्यक्रम होने वाला है। प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। जनसभा में भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्जन भी फिलहाल किया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे, इसलिए रूट को डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। आप ट्रैफिक पुलिस की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जगहों पर ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। हाथरस हो गया आपका, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, एक बड़ी जनसभा करते हुए नजर आएंगे, जिसमें कि हर वर्ग के लोग शामिल होने वाले हैं। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ उनके बीच आज पहुंचने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि इन जगहों पर, जिसका नाम हमने आपको बताया, वहां के जो उम्मीदवार है उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो फिलहाल आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए पुलिस ने सुरक्षा के लिए आज से कड़े इंतजाम भी कर लिए। बढ़ते खबरों में आगे बात भोजशाला की करेंगे। देखिए, भोजशाला में एएसआई सर्वे लगातार जारी है और भोजशाला के भीतर फर्श की खुदाई होगी। भोजशाला मुख्य द्वार के सामने फर्श पर निशान लगाए गए हैं और करीब 200 वर्ग फीट में खुदाई किए जाने का अनुमान है। सैंपल जुटाने और दस्तावेजीकरण कार्य में तेजी लाने का भी लगातार काम किया जा रहा है और कमाल मौला दरगाह परिसर के पास भी अब काम शुरू होगा। तो भोजशाला के भीतर फर्श की खुदाई होगी। देखिए, लगातार एएसआई की टीम अपने सारे इक्विपमेंट्स लेकर पहुंच रही है और एएसआई की टीम लगातार भोजशाला के भीतर। और रंजना, इस बीच दैनिक जागरण, क्योंकि मेरे पास इसमें जानकारी दी गई है कि भोजशाला के भीतर फर्श की खुदाई कराई जाएगी। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक भोजशाला में सर्वे का 10वां दिन है और सैंपल एकत्र करने और साथ साथ में दस्तावेजीकरण में अब तेजी लाई जाएगी। इसमें जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक भोजशाला में एएसआई की टीम ने 10वें दिन रविवार को मुख्य रूप से यहाँ पर भीतरी क्षेत्र के फर्श का सर्वे किया है। अब जल्द ही कहा जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई के लिए भोजशाला मुख्य द्वार के सामने वाले फर्श पर निशान लगाया गया है और यहां करीब 200 वर्ग फीट में खुदाई किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ साथ ये भी बता दें कि 10 दिन में पहली बार एएसआई ने राजस्व विभाग को बुलाकर भोजशाला की जमीन की नपाई भी करवाई है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की मौजूदगी में रविवार सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक सर्वे किया। मुख्य परिसर के पास में स्थित कमाल मौला दरगाह परिसर के पास भी टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। शनिवार की बात करें तो शनिवार को धार पहुंचे अफसरों ने भी टीम के साथ में काम शुरू कर दिया है। अब 22 सदस्यीय टीम परिसर का काम कर रही है। फिलहाल तो कुल मिलाकर तेजी के साथ में पलक यहां पर काम होता हुआ नजर आ रहा है, सर्वे होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, और अब आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से है। आज से शराब हो जाएगी महंगी। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होगी। एक बोतल पर 150 से 200 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। 95% दुकानों का नवीकरण होगा। रिजर्व प्राइस 15% पर हुआ है। शराब दुकानों के लिए लक्ष्य, आपको बता दें, 916 करोड़ रुपए तय। पिछले साल 793 करोड़ रुपए का लक्ष्य था। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आज से शराब महंगी होने वाली है और इस पर मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति जो कि लागू हो जाएगी। एक बोतल पर 150 से 200 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर बढ़ोतरी होगी शराब की बोतलों के प्राइसेस में। मध्य प्रदेश से जुड़ी ये खबर, जहाँ पर नई शराब नीति लागू की जा रही है। तो कुल मिलाकर पिछले साल 793 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, जिसको अब बढ़ा दिया गया है और ज्यादा लक्ष्य रखा गया। बहरहाल आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश के बाद कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में तूफान की वजह से भारी तबाही मची है। जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हुई है, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जलपाईगुड़ी जाएंगे राज्यपाल सीवी आनंद बोस, जहां ममता बनर्जी कल जलपाईगुड़ी पहुंची, घायलों के साथ में मुलाकात उनके द्वारा की गई। वहीं आज बताया जा रहा है कि जलपाईगुड़ी जाएंगे राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुलाकात करेंगे घायलों के साथ में, घटनास्थल का जायजा लेंगे। सभी एजेंसियां एक साथ में काम कर रही हैं। राज्यपाल के द्वारा जानकारी दी गई है। मैं क्षेत्र का दौरा करूंगा, राज्यपाल ने यह भी कहा है। संबंधित अधिकारियों से बातचीत करूंगा और लोगों को हुए नुकसान को भी समझूंगा। राज्यपाल आज पहुंचने वाले हैं। जो भी निर्णय लेना होगा हम लेंगे, हम लोगों को राहत दिलाएंगे। और राज्यपाल ने आगे कहा कि देश तैयार है, बंगाल तैयार है। तो राज्यपाल के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि नुकसान को समझूंगा, क्या कुछ हुआ है, स्थिति का जायजा लूंगा। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर संवेदना जताई। भाजपा कार्यकर्ताओं से मदद में जुटने को भी कहा, क्योंकि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। कई सौ घर यहां पर तबाह हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं, पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं, लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, लोगों को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हुआ है। जान माल के नुकसान की जानकारी, 5 लोगों की मौत हो गई है, कई सौ लोग घायल बताए जा रहे हैं। मणिपुर में वर्षा और ओलावृष्टि की वजह से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि मणिपुर के कई इलाकों में बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, इसकी वजह से इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। असम में गुवाहाटी एयरपोर्ट पर
छत का एक हिस्सा तक गिर गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर यहां पर ओलावृष्टि और आंधी तूफान आया, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों के लिए जानकारी दी है और अलर्ट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो बचाव एवं राहत कार्य में पूरी मदद करें। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार देर रात जलपाईगुड़ी यानी कि कल रात जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंची और राहत पैकेज की घोषणा भी उनके द्वारा की गई है। और आज राज्यपाल भी राहत बचाव कार्य के लिए पहुंचेंगे, जायजा लेंगे, समझेंगे, आकलन करेंगे क्या कुछ हो रहा है। स्थिति को समझते हुए आगे के निर्णय उनके द्वारा लिए जाएंगे। तमाम बातें राज्यपाल सीबी बोस के द्वारा कह दी गई हैं। बिल्कुल, तो देखिए जलपाईगुड़ी में आंधी और तूफान ने जमकर तबाही मचाई है और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से घर बिल्कुल बिखर गए हैं, छत उड़ गए हैं, लोगों की यहाँ पर मुसीबतें बढ़ गई है। और तस्वीरें भी आपने देखी, ममता बनर्जी भी पहुंची थी हालात का जायजा लेते हुए। और मैं क्षेत्र का दौरा करूंगा, राज्यपाल की तरफ से ये बयान, लोगों को हुए नुकसान को समझूंगा, सभी एजेंसियां एक साथ काम कर रही है, ये पूरी जानकारी राज्यपाल की तरफ से दी गई है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर अब आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी हुई। दरअसल 4 साल में सबसे ठंडा रहा मार्च, अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान काफी कम रहे। ये बड़ी जानकारी, इस साल मार्च में 75% कम वर्षा दर्ज की गई है। मार्च का औसत अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। मौसम हालांकि बार बार करवट यहाँ पर ले रहा है। अगर हम मौसम की माने तो आने वाले अगर महीनों की हम बात करें तो मई जून नहीं बल्कि अप्रैल से लू का खतरा है। एक तरफ जहां बात हम कर रहे हैं मार्च की, जो कि सबसे ठंडा रहा 4 साल की अगर रिकॉर्ड की बात हम करें, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें लू की, तो मई जून से ज्यादा खतरा अब अप्रैल में ही आपको लू का रहेगा, क्योंकि कई शहरों में तापमान अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है और ये तापमान पहुंचकर 40 डिग्री पर पहुंच गया है। बात दिल्ली एनसीआर की करें तो यहाँ पर भी तापमान बढ़ गया है, यहाँ पर भी तापमान करीब करीब 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विज्ञान की माने तो जहां पर तापमान 39 डिग्री रहा या उनसे ज्यादा रहा, वहां पर बादलों की मौजूदगी और हवा के रुख के चलते ऐसा वातावरण बना जिससे सूर्य की ऊष्मा परिवर्तित होकर आसमान में नहीं लौट पाई। कुल मिलाकर यह है कि गर्मी अब बढ़ गई है। एक तरफ जहां मार्च ठंडा रहा, दूसरी तरफ अचानक से अब अप्रैल में आपको जो लू का खतरा है वो ज्यादा बढ़ गया है। और आने वाले दिनों में गर्मी को लेकर तमाम तैयारियां भी करनी बेहद महत्वपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन तक ने एडवाइजरी जारी की थी इसको लेकर। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। इजराइल हमास वॉर अपडेट आपको दे देते हैं, जहां पर गाजा में इजराइल के भीषण हमले लगातार जारी हैं। काहिरा में सीज फायर पर हो रही है बातचीत, वहीं 40 बंधकों की रिहाई के बदले 6 हफ्ते सीज फायर पर बातचीत की खबर मिल रही है। पोप फ्रांसिस ने युद्ध रोकने का आह्वान किया है। युद्ध में करीब 33,000 फिलिस्तीनी अब तक मारे गए हैं, जो जानकारी मिली है। वहीं देश विदेश के सेगमेंट में अगर हम जागरण अखबार में जाते हैं, यहाँ पर जानकारी दी गई कि गाजा में भीषण लड़ाई लगातार जारी है। काहिरा में युद्ध विराम पर वार्ता हुई है। गाजा सिटी और खान यूनिस में अस्पतालों में लड़ाई के मोर्चे बन रहे हैं। 40 बंधकों की रिहाई के बदले 6 हफ्तों के युद्ध विराम के ऊपर विचार किया जा रहा है। साथ साथ में यह भी बताया गया कि मिस्र की राजधानी काहिरा में गाजा में युद्ध विराम के सिलसिले में इजराइल और हमास के बीच में वार्ता हो रही है, लेकिन गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के भीषण हमले इस बीच लगातार जारी हैं। इस बीच नुकसान हो रहा है काफी ज्यादा जान माल का। रविवार की बात करें तो रविवार में इन हमलों में 77 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। 33,000 फिलिस्तीनी कुल मिलाकर अब तक मारे जा चुके हैं। लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। मिस्र और कतर की मध्यस्थता में चल रही है वार्ता और इसमें 40 इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले 6 हफ्तों के युद्ध विराम के ऊपर चर्चा चल रही है। अब ये चर्चा कितनी सफल होती है देखना महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगली खबर आपको बताएंगे भोपाल से है। एमपी में और गिरेंगे कांग्रेस के विकेट। मंत्री का संकेत है कि बीजेपी की टच में 5 से 7 और विधायक है। गोविंद सिंह राजपूत ने फिलहाल ये संकेत दिए कि अपने विधायकों से कहा है कि एक एक करके आ जाओ। तो मध्य प्रदेश से ये खबर है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विकेट गिरेंगे ऐसी चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा है। और एक नेता है जिनकी तरफ से कहा गया कि हमने विधायकों से बात की कि आप एक एक करके आओ। मंत्री का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के टच में इस वक्त 5 से 7 विधायक है कांग्रेस पार्टी के। गोविंद सिंह राजपूत ने फिलहाल ये संकेत दिए।